रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशी अपनी भाभी के कमरे से गुजर ही रही होती है कि आमना को फोन पर बातें करता देखकर वो वहीं रुककर उसकी बातें सुनने लगती है और आमना कॉल पर बोलती है, क्या बताऊँ माँ, मेरा तो खून चूस रखा है इन घर वालों ने। कभी सासू माँ आवाज लगाती है, कभी उनकी बेटी हुक्म चलाती है। 2 मिनट कहीं मुझे सुकून से नहीं बैठने देते। ये सब सुनकर फट से निशी कमरे में आकर आमना का फोन लेकर बोलती है, हाँ आंटी जी, 2 मिनट सुकून से बैठने नहीं देते, लेकिन आराम से फोन पर हमारी चुगलियाँ करने के लिए पूरा समय देते हैं हम भाभी को। वो क्या है ना, सुकून मिले ना मिले, चुगलियाँ करने का टाइम तो मिलना ही चाहिए। और हेलो आंटी, लो फोन ही रख दिया। दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? ये मेरे कमरे में घुस आई और फिर फालतू बातें करने लगी। फालतू ही सही, कम से कम आपकी तरह घर वालों की चुगली तो नहीं करती। चुगली लगता है? सच में क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर ही नहीं है। अरे कुछ भी अंट-शंट बके ही जा रही हो। और तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो बिन बादल बरसात मेरे कमरे में अटपकती हो। काम 36 काम है मुझे, आपकी तरह फोन पर खुसर फुसर करने का टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तुम? मेरा मुंह जो चाहे बोलूं, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? उनकी बहस चल ही रही होती है कि उनकी आवाज सुनकर आमना की सास मंगला वहाँ आकर बोलती है, हाय, सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली लगा रखी है तुम ननद भाभी ने? सासू माँ देखिए ना, निशी बिना मतलब ही मुझसे बहस करे जा रही है। ओ भाभी, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो बिना बात के आपसे बहस करूं। माँ पता है, भाभी अपनी माँ से फोन पर हमारी चुगली कर रही थी। बताइए, आपकी बेटी चोरी छुपे मेरे कमरे में मेरी बातें सुन रही है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अपने मायके वालों से बात करना भी दुर्भर कर दिया है इन्होंने तो। माँ नौटंकी देख रही हो ना भाभी की? चुप, देख रही हो ना सासू माँ? एकदम चुप। खबरदार, जो दोनों के मुंह से एक और शब्द निकला तो कब से काए कर एक दूसरे से लड़ी जा रही हो। अरे इतना तो 2 सौतेली बहनें भी नहीं लड़ती जितना तुम ननद भाभी लड़ती हो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसका भी कोई लिहाज नहीं रहा दोनों को। माँ मेरे तो लड़ने वाले कर्म है नहीं, ये काम ही ऐसा करती हैं कि मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता। हाँ, मैं ही तो हूँ लड़ाकू विमान। मैं ही तो लड़ती हूँ जानबूझकर और तुम्हें न्योता देती हूँ, आओ मेरी प्यारी ननद, आकर मुझसे लड़ो। अरे फिर दोनों बहस करने लगी। निशी चल निकल अपने कमरे में तू। अपनी माँ के कहने पर निशी वहाँ से चली जाती है और आमना भी मुंह बनाते हुए फोन चलाने लगती है। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर ननद भाभी के रिश्ते में होती है, लेकिन आमना और उसके ननद निशी के बीच तो हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाती थी। और उनकी इस लड़ाई में बेचारी मंगला बड़ी दुखी रहा करती। एक दिन नाश्ते के समय निशी रोटियों को हाथ में उठाकर देखने लगती है और उसे ऐसा करता देख आमना बोलती है, ननन जी, ये रोटियां खाने के लिए बनाई है, ताड़ने के लिए नहीं। भाभी ये क्या कच्ची पक्की रोटियां सेकी हैं? लगता है मन से नहीं बनाया खाना। हाँ, क्योंकि खाना मन से नहीं हाथों से बनाया जाता है। पर तुम क्या जानो, खुद कभी खाना बनाने बैठो तो पता चले। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? कम से कम खाने की टेबल पर तो शांत हो जाया करो। बहू तू भी बैठकर खाना खा ले। नहीं सासू माँ, मेरा खाने का मन नहीं है, आप लोग ही खा लीजिए। बताओ, अपना बनाया खाना खाने का मन नहीं है, इससे तो साफ पता चलता है कि खाना बेहद बेस्वाद होगा। अरे ननन जी, तो क्या बड़ी बात हो गई? अगर आपको मेरे हाथ का बनाया खाना बेस्वाद लग रहा है तो खुद बना लिया करो ना खाना। मेरी भी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी, मुझे एक इंसान का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे क्यों बोल कर मेरे सर का दर्द बढ़ा रही हो तुम दोनों? अब क्या सुकून से नाश्ता भी नहीं करने दोगी? एक के बाद एक चपर किए जा रही हो। वही तो माँ, बिना कुछ सोचे समझे बस लड़ने बैठ जाती हैं दोनों। माँ पता नहीं कैसे सहते हो आप इन ननद भाभी का झगड़ा। पता नहीं कौन से जन्मों की दुश्मनी लेकर पैदा हुई हो दोनों, कभी प्यार से बात करने की कोशिश भी नहीं करती। अब सासू माँ, जब सामने वाला करेले सी कड़वी बातें कर रहा है तो मैं रसगुल्ले की चाशनी कहाँ से लेकर आऊँ? और वैसे भी हूँ तो मैं इनकी बड़ी भाभी, इनको मेरा मान सम्मान करना चाहिए। अरे मान तो दूर, ये मुझे अपना सामान ना दे। अरे तो मैं भी तो एक लौती ननद हूँ आपकी। भाभिया तो अपनी ननद को पलकों पर बैठा कर रखती हैं, पर आप तो मुझे खाने की टेबल से भी उठा देती हो।
अरे पलकों पर बिठाने के कर्म भी तो होने चाहिए तुम्हारे। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है तो निशी भी पैर पटकती हुई अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। समय बीतता है और दोनों ननद भाभी का लड़ना बंद ही नहीं होता, लेकिन मंगला के गुस्सा करने पर दोनों अब उसके सामने लड़ना बंद कर देती है, जिससे मंगला को लगता है कि दोनों अब सुधर गई हैं। एक दिन मंगला अपनी बहू से कहती है, बहू ये कुछ सामान की लिस्ट है, आज तू शॉपिंग करने जा ही रही है ना, तो आते हुए ये सामान भी लेती आइयो। पर सासू माँ, मैं इतना सारा सामान अकेले कैसे उठा पाऊंगी? ये भी है, रुक मैं अभी निशी को बुला देती हूँ, वो सामान लाने में तेरी मदद कर देगी। निशी, ओ निशी, सुन तो जरा। हाँ माँ, बुलाया आपने? हाँ, अपनी भाभी के साथ जरा मार्केट तो हुआ। क्यों, अकेले जाने में इन्हें मौत आ रही है क्या? ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। अरे हाय, इसने तो हाँ कर दी, अब पूरे रास्ते इसे कैसे झेलूंगी? दोनों मंगला के सामने मुस्कुराती हुई साथ चली जाती है। मार्केट से सामान लेने के बाद दोनों घर आ रही होती है, जहां आमना के दोनों हाथ बैग से भरे होते हैं, तो वहीं निशी एक थैला पकड़े दूसरे हाथ से फोन चला रही होती है। तभी आमना उससे बोलती है, अरे थोड़े बैग तुम भी पकड़ लो, सारी मजदूरी मुझसे ही करवाओगी क्या? भाभी, मैं क्या आपको नौकरानी दिखाई देती हूँ? तुम्हें सासू माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। एक दो बैग उठा लोगी तो तुम्हारा वजन नहीं घट जाएगा। घटेगा नहीं तो कुछ मिलेगा भी तो नहीं भाभी। वैसे इतने बैग उठाकर लेडी कुली लग रही हो आप। जरा वो गाना भी गा देना, क्या था? हाँ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अच्छा, मैं कूली दिखाई देती हूँ? रुको तुम। इतना कहकर वो सारे बैग्स को जमीन पर पटकती है और निशी के बाल नोचने लगती है। निशी भी उसके बाल पकड़ लेती है और दोनों हाथापाई करने लगते हैं। ये सब वहाँ से गुजर रही उनकी पड़ोसन फुलवा देख लेती है और जाकर मंगला को आंखों देखा हाल सुनाते हुए बोलती है, बताओ, दोनों ननद भाभी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। अरे घर में तो समझ आता है, लेकिन बीच सड़क पर इस तरह लड़ना, तौबा तौबा, बड़ी शर्म की बात है। फुलवा की बात सुनकर मंगला को बहुत गुस्सा आता है, पर वो करते भी क्या। रात को वो अपने बेटे से इस बारे में बात करते हुए कहती है, मुझे तो लगा था ये दोनों ननद भाभी सुधर गई हैं अब, पर इस फुलवा की बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। इन दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए कोई तरकीब तो लगानी ही होगी। हाँ माँ, दोनों ननद भाभी के झगड़े का कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन निशी हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी आमना उसके हाथ से रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देती है। तभी अपनी भाभी को घूरते हुए निशी बोलती है, भाभी, ये टीवी आपके दहेज में नहीं आया जिस पर आप अपना हक जमाओ। देखो, फालतू बहस तो करो मत तुम मुझसे। पूरे दिन में फ्री होकर अब मैं टीवी देखने बैठी हूँ, तो शांति से देखने दो मुझे। रिमोट दो मुझे आप। नहीं दूंगी। भाभी, रिमोट दे दो वरना ठीक नहीं होगा। जहाँ तुम हो ना, वहाँ ठीक तो कुछ वैसे भी नहीं होगा। नहीं दे रही रिमोट, जो करना है कर लो। आप ऐसे नहीं मानोगी। तभी निशी उससे रिमोट छीनने की कोशिश करती है। ऐसे ही खींचातानी में रिमोट जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी आमना हाथ मसलते हुए निशी को एक जोरदार चाटा मारती है और निशी भी गुस्से में आकर उसके बाल नोचने लगती है। दोनों झगड़ने लगती हैं। तभी आमना बोलती है, चुड़ैल कहेगी, मैं तेरा कीमा बना दूंगी। जाओ जाओ, उससे पहले मैं आपकी चटनी बना दूंगी। ये सब क्या लगा रखा है? मंगला की आवाज सुनकर दोनों दूर हो जाती है। दोनों के बाल किसी उजड़े चमन जैसे बिगड़ जाते हैं। तभी मंगला निशी को झाड़ू और आमना को बाइक पर पकड़ाकर सीटी बजा के बोलती है, अरे अरे, ये क्या कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को नोच रही हो? लड़ना ही है तो चुड़ैल और डायनो की तरह हथियारों से लड़ो, अच्छे से लड़ो और जोर जोर से चिल्लाओ, ताकि पड़ोसियों को भी तो पता चले ना कि मंगला की बहू बेटी झगड़ा कर रही है। क्यों बेटा? हाँ माँ, सही कह रही हो। अरे क्या पगला गई हो क्या? क्या सही सही लगा रखा है? यहाँ हम दोनों लड़ रहे हैं और आप हमें रोकने के बजाय झाड़ू वाइपर देकर हमें अच्छे से लड़ने के लिए कह रही हैं। हाँ माँ, दिमाग तो ठिकाने पर है आपका। अरे दिमाग तो अब ठिकाने पर आया है। अब देखो, मैं तुम दोनों को रोकती रहती थी ना, पर मेरी बात तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ती थी, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि तुम तो बिना बात के लड़ती ही नहीं होगी,
कोई बात तो जरूर होगी, इसलिए तुम ननद भाभी का झगड़ा देखकर मनोरंजन ही कर ले। लड़ो लड़ो। निशी, लगा एक झाड़ू बहू के। अरे अरे, शर्माओ मत, अच्छे से सूतो एक दूसरे को। उसकी बात सुनकर आमना और निशी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों झाड़ू वाइपर फेंककर एक दूसरे के गले लगती है और मंगला से कभी ना लड़ने का वादा करती है। यूं तो चारों तरफ इस महामारी ने कोहराम मचाया हुआ है, पर इस नापाक घड़ी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्यार की खुशबू से इस जहां को महकाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से है तन्वी और राजीव। तन्वी दिल्ली शहर की रहने वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। उसका बस एक ही सपना था, इंटीरियर डिजाइनर बनना। तो दूसरी तरफ राजीव, जो कि अपने में ही खोया रहता। राजीव मुंबई में पैदा हुआ था और तन्वी ने जिस कंपनी में अपना रिज्यूम सेंड किया था, राजीव उसी कंपनी का मैनेजर था। जब वो उसका रिज्यूम देखता है तो वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाता है। अगले दिन तन्वी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आती है। तन्वी ऑफिस देखकर सोचती है, वाह यार, ऑफिस तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बस मुझे यहाँ के सीनियर्स और कलीग्स भी अच्छे मिल जाएं। तन्वी के ऑफिस पहुँचते ही उसका पैर स्लिप हो जाता है। इतने में ही पीछे से एक लड़का आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि राजीव ही होता है। वो उसे सीधा खड़ा करके उससे कहता है, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बाय द वे, अगर आप नहीं होते तो शायद जरूर कुछ हो जाता। अरे ऐसे कैसे? वैसे आपको यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं है क्या आप यहाँ इस ऑफिस में? जी एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू है इसी कंपनी में, और अगर मेरी जॉब फाइनल हो गई तो आप रोज मुझे इसी ऑफिस में देखेंगे। अच्छा अच्छा, वेल ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। वैसे आप काफी मोटिवेशनल हैं। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तन्वी वहाँ से निकलकर अपनी कस्टमाइज्ड लोकेशन पर पहुँच जाती है और सोचने लगती है, यार तन्वी, पता नहीं आज क्या होगा, तेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। डोंट वरी, सब ठीक ही होगा। वैसे भी थोड़ी देर पहले उस इंसान ने भी तो यही कहा था ना कि इंटरव्यू मैं क्रैक कर ही लूंगी, तो फिर डर किस बात का। तन्वी अंदर जाती है। रूम में अपोजिट साइड चेयर करके एक आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो उसे इशारे से बैठने के लिए कहता है। तन्वी चेयर पर बैठ जाती है। वो टेबल पर रखी नेम प्लेट को देखती है। उस पर राजीव खन्ना का नाम लिखा होता है। फिर वो उस आदमी से हिचकिचाते हुए पूछती है, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आप ऐसे ही मेरा इंटरव्यू लेंगे क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे ऐसे बैठने से? नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है, लेकिन बस मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझे इग्नोर करते हैं। आपको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है मिस तन्वी? आप? जी हाँ, क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस आपको देखकर लगा नहीं था कि आप यहाँ के मैनेजर होंगे। तो क्या लगा था आपको, बताइए? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, आप डरिए मत, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा सॉरी, आगे से नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? सिलेक्ट तो अब तभी हो गई थी जब आप फिसल कर मेरी बाहों में आ गिरी थी। आप भी ना, कैसी बातें करते हैं। राजीव को तन्वी पहली ही नजर में भा जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, उनके बीच की नजदीकियाँ और भी गहरी होती जाती हैं। तो वही कोरोना के चलते सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जिसके चलते तन्वी कुछ समय के लिए अपने घर दिल्ली चली जाती है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, तन्वी मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। तो वहीं वो ऑफिस जाकर राजीव के बारे में पता करती है। तो ऑफिस का एक एम्प्लॉय उसे बताता है, मैम आप गलत जगह आई हैं उन्हें ढूंढने के लिए। आपका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि राजेश सर ने ऑफिस छोड़ दिया है। उन्हें गए हुए 1 महीना हो गया है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा? मैम वो तो मैं नहीं जानता,
पर हाँ, जाने से पहले उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे। अच्छा, और कुछ जानते हो तुम, या उन्होंने तुमसे कुछ कहा हो कि वो कहाँ गए हैं, किसके पास गए हैं, या फिर मेरे लिए ही कोई मैसेज दिया हो? सॉरी मैम, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके लिए उन्होंने ये जरूर कहा था कि आपके सिवा उनकी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई और ना ही कोई आएगी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। राजीव, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? तन्वी उसे रोती रोती हर जगह तलाशती, पर राजीव उसे कहीं नहीं मिलता। वो तो उसको ये भी नहीं बता पाती कि वो उससे कितना प्यार करती है। तन्वी को कई दिन हो जाते हैं राजीव को ढूंढते ढूंढते। अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, पर दिल में कहीं न कहीं ये यकीन जरूर था कि वो राजीव से जरूर मिलेगी। एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम राजीव से मिलना चाहती हो तो कल सुबह मलाड पहुंच जाना। तन्वी बिना कुछ सोचे समझे उस मैसेज के अकॉर्डिंग अगली सुबह उसी जगह पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उस जगह पर उन लोगों को रखा गया है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उन लोगों को देखकर तन्वी की आंखें भर आती हैं। वो उन लोगों को देख ही रही होती है कि उसकी नजर राजीव पर पड़ती है। वो उसके पास दौड़कर जाती है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकती क्योंकि उन लोगों को क्वारंटाइन रखा गया था। उन दोनों के बीच एक ग्लास की दीवार थी जो कि मीलों दूरी जैसी लग रही थी। तभी तन्वी राजीव से पूछती है, ये सब कैसे हो गया राजीव? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताता मैं तन्वी, मैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता था। अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इतना पराया समझ लिया तुमने मुझे। एक बार अपनी इस तबीयत के बारे में मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। ऐसा नहीं है तन्वी, तुम नहीं जानती मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। हर पल तुमसे दूर जाने का डर लगा रहता है। मैंने तो यहाँ तक मान लिया था कि शायद अब मैं तुम्हें कभी देख भी ना पाऊँ। ऐसे मत बोलो प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हमें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। ये मुमकिन नहीं है तन्वी। देखो, तुम कुछ भी मत बोलो, बस चुपचाप शांति से खड़े रहो। तन्वी उससे बात कर ही रही होती है कि इतने में राजीव बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। तन्वी बहुत घबरा जाती है। वो डॉक्टर को ढूंढने लगती है। जैसे ही वो डॉक्टर को लेकर उसके पास पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजीव की सांसें थम जाती हैं। वो डॉक्टर को उसे देखने के लिए कहती है, डॉक्टर देखिए ना इन्हें, पता नहीं क्या हो गया। जी अभी देखता हूँ। डॉक्टर उसकी नब्ज को चेक करते हैं, पर वो चल नहीं रही होती। उसकी सांसें अब हमेशा के लिए रुक चुकी होती हैं। तभी डॉक्टर तन्वी को बताते हैं, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब ये नहीं रहे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर आप दोबारा देखिए, प्लीज एक बार दोबारा चेक कीजिए प्लीज डॉक्टर। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर आपको भी समझना होगा, ये अब जा चुके हैं, इनका इलाज अब नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तन्वी वहाँ उसकी लाश को बाहर से ही देखकर रोती रहती है। थोड़ी देर बाद 2 कंपाउंडर आते हैं और राजीव की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। तन्वी उसकी बॉडी तक को अपने साथ नहीं ले जा पाती इस बीमारी के कारण। डॉक्टर बॉडी को घर वालों को भी नहीं देते। इस कारण तन्वी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। कुछ लोग उसके पास आकर उसे सांत्वना देते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। तन्वी वहाँ से रोती हुई अपने घर लौट जाती है। नेहा एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे घर का सारा काम काज करना बहुत ही अच्छे से आता था। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी से वो बेहद परेशान थी। ऐसे ही एक दिन वो बस में ट्रेवल करते हुए कॉलेज से वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी अचानक उसे पीरियड्स की लीकेज हो जाती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है, जिस वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। साथ ही वो अपने पीरियड्स की डेट भी भूल जाती है। और तभी एक जतिन नाम के लड़के की नजर नेहा पर पड़ती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, वो बस से उतर जाती है। उसी वक्त नेहा भी उसे देख लेती है, मगर उसे इग्नोर करके वो आगे चलने लगती है।
जतिन उसे उसके पीरियड्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए काफी देर तक उसका पीछा करता रहता है और उसे आवाज लगाते हुए बोलता है। हे मिस, रुकिए जरा। नेहा को इस हालत में देखकर 2-4 लड़के उस पर हंस रहे होते हैं, तो नेहा को लगता है कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए सभी उस पर हंस रहे हैं। ये सब देखते हुए जतिन एक बार फिर उसे आवाज लगाता है, लेकिन नेहा गुस्से से पीछे मुड़कर उसे जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से बोलती है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक मेरा पीछा करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें एक लड़की को ऐसे परेशान करते हुए? मिस, मैं आपको सुनो तो। क्या मैं? हाँ क्या मैं? बिल्कुल चुप रहो, अपनी गंदी जबान खोलना भी मत। तुम लड़कों का ना यही प्रॉब्लम होता है, जहाँ लड़की देखी नहीं कि लाइन मारने पीछे पीछे आ जाते हो। मैम एक बार बात तो सुनिए मेरी। क्या सुनूं? छेड़ोगे या तो फोन नंबर मांगोगे, है ना? और आता भी क्या है तुमको? बस बहुत हो गया है आपका, बहुत सुन लिया मैंने। नाउ लिसन केयरफुली। लीकेज की वजह से आपके कपड़े खराब हो गए हैं और बस में से आपको यहाँ तक यही इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि बॉयज आपको देखकर हंस रहे थे। आपका स्टेन ना दिखे इसलिए आपके पीछे पीछे आया आपको कवर करते हुए। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, जानबूझकर नहीं किया आपने, आई नो। ये लीजिए मेरी जैकेट, इसे बांध लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय द वे, व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम जतिन शर्मा है, और आपका? जी मेरा नाम नेहा भल्ला है। मेरा घर आ गया है, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं ये जैकेट वापस करने के लिए? हाँ बिल्कुल। जतिन उसे अपना नंबर दे देता है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे से कॉल्स और मैसेजेस पर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। एक दिन नेहा उसके जैकेट लौटाने के बहाने उसे रेस्टोरेंट में बुलाती है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लंच करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। साथ ही अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते रहते हैं। वक्त यूं ही बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। साथ ही अपने घर वालों की रजामंदी लेकर एक शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। जतिन की माँ लता बहुत ही पुरानी विचारधारा वाली औरत थी, जो बरसों पुरानी रीत को अब तक खदेड़ रही होती है। धीरे धीरे नेहा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभा लेती है। ऐसे ही एक दिन नेहा रसोई में खाना बना रही थी, तभी लता वहाँ पर आकर उससे कहती है, बहू, शाम को एकादशी की पूजा करनी है तो खाना अच्छे से बना लियो। सुन, एक काम कर, खीर, पूड़ी, हलवा सब कुछ बना लियो। ठीक है माँ जी। नेहा रसोई में जाकर एकादशी के लिए सारा खाना बना लेती है और खाना बनाने के बाद अचानक उसकी कमर में बहुत जोरों से दर्द होता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, ये अचानक से दर्द क्यों हो रहा है? मैंने तो कोई भारी चीज भी नहीं उठाई। वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ अचानक उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मेरा पीरियड्स का टाइम आ गया। ओह नो, इसीलिए इतना कमर में दर्द हो रहा है। इस सब के बाद नेहा अपनी सास को बता देती है कि उनका एकादशी का सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है और तभी उसकी सास उससे बोलती है, बहू चल आजा, पूजा शुरू कर रही हूँ मैं। ठीक है माँ जी। लता पूजा करती है और आरती करने के बाद वो आरती का थाल अपनी बहू को दे देती है। नेहा जब आरती करती है तो उसके पीछे खड़ी लता उसकी साड़ी पर माहवारी का दाग देख लेती है और गुस्से में तिलमिलाते हुए अपनी बहू से बोलती है, अरे ओ नासपीटी, अरे डायन, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने महावारी में पूजा करी? अरे मेरी पूरी पूजा ही भंग कर दी तूने। नासपीटी, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया था क्या तुझे? माँ जी, मेरे माता पिता के बारे में आपको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। और पीरियड्स ही तो है, ये तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुझसे इन सब का ज्ञान लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे मेरा पूरा घर और मेरा मंदिर सब कुछ अशुद्ध कर दिया। नासपीटी, चल मेरे साथ। ये क्या कर रही है माँ जी आप? छोड़िए मेरा हाथ। लता उसे कमरे में धक्का मारते हुए वहाँ छोड़ देती है और बोलती है, और हाँ, आज से 5 दिन तक तू इसी कमरे में रहेगी, इसी में सड़ेगी।
और बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझी? माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब पहले होता था, अब नहीं। आजकल की जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब सब कुछ बदल गया है। अरे अपना भाषण अपने पास ही रख। मेरे घर के कुछ उसूल और कायदे हैं जो तुझे मानने पड़ेंगे। जहाँ पर एक तरफ नेहा कमरे में बैठकर रो रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास लता पूरे घर को शुद्ध करने में लगी होती है। शाम को जब जतिन वापस घर लौटता है तो वो नेहा को आवाज लगाता है, मगर नेहा उसकी एक आवाज नहीं सुन पाती। आखिर जतिन उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास ही पहुंच जाता है और उसे ऐसी हालत में देखकर बोलता है, अरे नेहा, तुम यहाँ इस रूम में अकेले कैसे बैठी हो? कब से आवाज दे रहा हूँ, चलो अपने कमरे में। नहीं आप जाइए, माँ जी ने मुझे मना किया है, मैं बाहर नहीं आ सकती। पर क्यों? पीरियड्स की वजह से माँ जी ने मुझे बाहर आने के लिए मना किया है। लेकिन ये गलत बात है ना, तुम चलो मेरे साथ, तुम यहाँ नहीं रहोगी। जतिन नेहा को वहाँ से बाहर ले आता है और कमरे में ले जाकर आराम से लिटा देता है। साथ ही उसके लिए वो खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता है। इतना ही नहीं, वो उसे हॉट वाटर बैग भी सिकाई करने के लिए दे देता है। इतने में लता जतिन के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है तो उसकी नजर नेहा पर पड़ जाती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो तुरंत कमरे में जाकर जतिन से कहती है, ये क्या हो रहा है? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे पहले भी इस लड़की ने मेरा घर अशुद्ध किया था और दोबारा से ये वही कर रही है। माँ ये आप क्या बोल रही हैं? क्या हो गया है आपको? जो लोग लड़की के पैदा होने से ही पहले उसे मार देते थे, आप उन लोगों की बनाई हुई परंपरा को अब तक निभा रही हैं। और आप एक बात बताइए, माँ को तो भगवान का दर्जा दिया गया है ना, वैसे भी माता रानी भी तो एक औरत हैं, तो क्या आप उन्हें भी गलत ठहराएंगी? उनकी पूजा करना छोड़ देंगी? नहीं ना, तो नेहा के साथ ऐसा क्यों? माँ हर औरत में एक सीता बसी होती है जो हर रोज कोई ना कोई अग्नि परीक्षा देती है। और आपको तो ये बात अच्छे से पता होगी ना कि इन 5 दिनों में औरतों को क्या क्या सहना पड़ता है। दर्द से सर फटता है, पैर फूल जाते हैं, शरीर दर्द से टूटने लगता है। आप तो जानती हैं ना सब, आपने तो खुद महसूस किया है, फिर भी आप इसकी तकलीफ नहीं समझ पा रही हैं। क्यों माँ, क्यों? क्या औरत होना इतना ही गलत है तो माँ बनना भी तो गलत होगा ना? क्योंकि यही वो वजह है जिससे एक औरत आगे जाकर एक बच्चे को जन्म देती है और एक नई पीढ़ी की शुरुआत करती है। अपने बेटे की सारी बातें सुनने के बाद लता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेहा से माफी मांग लेती है, जिसके बाद लता कभी भी अपनी बहू को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी और नेहा के पीरियड्स के टाइम पर भी उसकी खूब सेवा किया करती थी। इतना ही नहीं, नेहा भी अपनी सास के साथ मिलकर अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को फिर से अच्छे से निभा लेती है और सभी साथ में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे अपने पीरियड्स के टाइम पर इतना सब कुछ सहना पड़ता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।